Good afternoon, students. Today we are going to talk about law of constant composition or definite proportions under the laws of chemical combinations. The first law we have already learned, and we have done the numerical related to that. And today we are going to do law of constant compositions or definite proportions. Okay, तो ये जो था जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था बेटा, बहुत पहले दिया था। ये क्या था लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्बिनेशन, कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड जो है वो हमेशा सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कंबाइन करता है, और कॉम्बिनेशन जो है उसका वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास है। आपने देखा होगा फर्स्ट लॉ भी हमारा जो है वो मास से ही रिलेटेड है। उसमें भी हमने ये देखा कि मासेज ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मासेज ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन एवर एनी केमिकल कॉम्बिनेशंस और फिजिकल चेंजेस आर हैपन देयर। तो फिजिकल चेंजेस में बेटा मैं आपको उसमें इसको करने से पहले मैं फिजिकल चेंजेस का बता देती हूँ। मुझे फिजिकल चेंजेस का शायद मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया था। जैसे बेटा आपने जो है वो सपोज़ आपने 1 kg जो है वो 1 kg वाटर जो है, वाटर आपको पता है वाटर कैसा है, लिक्विड है। कैसा है वाटर? लिक्विड स्टेट है वो आपकी पानी की। और इसको मैंने अगर हीट किया, हीट करके जो है अगर इसको मैंने वेपर्स बना दो, इट विल कन्वर्टेड इनटू ऑल द वेपर्स। तो ये मैंने वेपर्स में कन्वर्ट कर दिया। किस में कर दिया? वेपर्स में। और अगर मैं वेपर्स का वेट देखूंगी तो ये भी कितना होगा? 1 kg ही होगा। सिमिलरली अगर मैं वाटर को जो है वो कूल करती हूँ, क्या करती हूँ? कूल करती हूँ और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करती हूँ तो ये फ्रीज हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस। तो आइस जो बनेगी हमारी वो भी कितनी होगी? 1 kg की ही होगी। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। अब सेकेंड लॉ जो है दैट इज योर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है तो उसमें जो जिन एलिमेंट से वो बना है, वो एलिमेंट आपस में जो है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास जो है वो कंबाइन करेंगे, चाहे उनका जो सोर्स जो मर्जी हो। ठीक है, तो ये था आपका ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है अगर हम डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन सेम डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय वेट। मतलब कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है वो हमेशा सेम ही एलिमेंट से बना, उसकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहेगी, सेम ही एलिमेंट से जो है वो बना होगा, और उनके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उस कंपाउंड के, वो फिक्स्ड मास में हमेशा होंगे अगर उनका हम रेशो देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हो गई। फॉर एग्जांपल जोसेफ रॉस ने ही लिया था ये, कि कॉपर जो है वो कॉपर कार्बोनेट, कॉपर क्यूप्रिक कार्बोनेट बोला है बेटा यहाँ पे, क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट क्या होता है? जब कॉपर की 2 वैलेंसीज होती हैं, ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हैं, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी। कॉपर की 2 वैलेंसीज होती हैं, एक होती है कॉपर 2 पॉजिटिव, एक होती है कॉपर 1 पॉजिटिव। तो जिस एलिमेंट्स की दोज एलिमेंट्स विच वियर टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्या? दोज एलिमेंट विच वियर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, द अपर वन इज कॉल्ड एज ए इक, मतलब उसके नाम के आगे इक लग जाएगा, एंड द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड एज ए ओएस। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर को बोलेंगे हम क्यूप्रिक, कॉपर हो गया ना, तो साथ में क्या लगा देंगे? क्यूप्रिक। और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसको बोलेंगे क्यूप्रस। ये इसी तरह फेरिक, फेरस, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, मतलब क्यूप्रिक कार्बोनेट का मतलब है कॉपर की 2 वैलेंसीज है, तो 2 पॉजिटिव कॉपर की है, 2 ही नेगेटिव जो है इसकी होती है। दोनों कैंसिल हो गए, फॉर्मूला बन गया CuCO3। तो कॉपर कार्बोनेट जो है ये आपके पास जो है वो नेचुरली अकर कॉपर कार्बोनेट जो है उसने देखा, और उसके बाद उसमें जो है वो दूसरा एक तो नेचुरली अकर है, और दूसरा कॉपर कार्बोनेट जो है उन्होंने क्या किया? लैब में बनाया। क्या बनाया? लैब में बनाया। एक लैब में बनाया और एक नेचर में पाया गया। उन दोनों में देखा कि जो कॉपर की कार्बन के 3 एलिमेंट से बना है, ये कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कॉपर, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन की जो आपकी जो परसेंटेज है बाय मास, कितना मास है कॉपर का इस फॉर्मूला में, ठीक है ना। तो ये आपके पास 51.35, याद करने की ज़रूरत नहीं है। 9.74%, ये 38.9%। ये परसेंटेज जो है उसमें पाई गई जो नेचर में है। ठीक है,
और जो आपके पास उसने लैब में बनाया, आर्टिफिशियल बनाया, उसमें भी सेम ही कॉम्पोजिशन जो है वो इसकी पाई गई। इसका मतलब है कि अगर प्योर कोई केमिकल कंपाउंड है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक तो सेम रहेंगे, सेम एलिमेंट्स रहेंगे, और उनमें जो रेशो होगा उनके मासेस का वो भी हमेशा फिक्स होगा। ये ऑलवेज जो है वो होगा। इसीलिए इसको जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कंपोजिशन वाले इसकी कंपोजिशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी, या डेफिनेट प्रोपोर्शन वाले इनका पोर्शन जो है डेफिनेट होगा। ठीक है। जिस तरह से अनदर केस है, जिसे कार्बन को जलाया हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, एक रिएक्शन ये है। दूसरा रिएक्शन है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, मार्बल को हीट करते हैं, तो हमारे पास जो है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। एक और रिएक्शन है आपके पास, दैट इज़ आपको जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में हमने HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? HCl। ठीक है। कार्बोनेट में हम किसी भी कार्बोनेट्स में, बाई कार्बोनेट में, मैंने पीछे भी बताया था आपको, अगर एसिड डालते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है, और साथ में इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और प्लस इसमें जो है वो आपका वाटर निकलेगा। सिमिलरली आपके पास जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास जो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार ये था आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया हमने। तो अगर हम इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं इसको हीट, तो ये बेटा हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट, प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस इसमें जो है वो कार्बोनेट है बाइकार्बोनेट, तो H2 होगा, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ऑल रिएक्शंस आर डिफरेंट। ठीक है, देख रहे हो, ये रिएक्शन आपके पास यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करी, यहाँ पे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो आपके पास जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकली। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में हमने क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया, तो हमारे पास जो है फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकली। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये हमारे पास निकले। अब ये रिएक्शन रटने नहीं है, आपको ये रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि कार्बोनेट्स को कैल्शियम के जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है ना। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम HCl, किसी भी कार्बोनेट में, नॉट ओनली कैल्शियम कार्बोनेट, किसी भी कार्बोनेट में अगर हम एसिड डाल देते हैं, यहाँ पे एसिड HCl लिया है, तो उसमें क्या होता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बाई प्रोडक्ट्स जो है और निकल जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इस तरह H2O। इस तरह से याद रखने होते हैं बेटा रिएक्शन, फिर रट्टे मारने की जरूरत नहीं होती है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट, अब देखो यहाँ पे कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, अगर इनमें हम HCl डालें, अगर मैं इसकी जगह इसको ले लेती हूँ, तब भी हमारे पास जो है वो सेम कॉम्बिनेशन निकलेगा। ठीक है। सिमिलरली हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर दिया तो हमारे पास क्या निकला? सोडियम कार्बोनेट, और उसमें जो है वो आपके पास वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन ऑल डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में आपने क्या देखा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व हो रही है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को, हर कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखते हैं तो कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है आपस में कंबाइन करेगी। ऐसे निकालना होता है इसका जो है वो मास रेशो ऑफ रेशो ऑफ देयर मासेस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इसका मास कितना है कार्बन का? 12 मास है। रेशो क्या है ऑक्सीजन का? 16 एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का, तो डबल हो जाएगा 32। ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब इनको एटलीस्ट आपको एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 30 तक याद करने हैं, और एटॉमिक मासेस जो हैं वो एटलीस्ट 20 तक याद करने हैं, और कुछ मेन याद कर लेने हैं, बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके बिना नहीं तो आप मॉलिक्यूलर मास जो है यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो इसका रेशो निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका रेशो आ जाएगा यहाँ पे 4 से कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 8 ज़ा 32, तो 3:8। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करें तब भी 3:8 है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें निकले कैल्शियम कार्बोनेट के हीट पे निकली तब भी इनकी कॉम्पोजिशन सेम रहेगी, और इसमें भी, सब में मतलब सेम रहेगी। तो यही है आपके पास क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एंड डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है। इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ किया हुआ है, जिसमें क्या किया कि आपके पास एक कॉपर का जो है, कॉपर का ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? आपका कॉपर का ऑक्साइड बनाया,
और कॉपर का ऑक्साइड जो है मतलब कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है कॉपर ऑक्साइड। और ये वाला जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरा आपका जो है कॉपर का आपके कार्बोनेट अभी हमने पीछे पढ़ा, तो इससे बना कॉपर का ऑक्साइड और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ना। सिमिलरली आप जो है कॉपर नाइट्रेट में जो करेंगे, अब देखो कैसे कैसे याद रखना है। अब कॉपर नाइट्रेट में भी कॉपर ऑक्साइड बनेगा, बट अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का भी है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमेशा निकलती है और ऑक्सीजन। तो बैलेंसिंग जो है इसकी ऐसे हो जाएगी। ये बैलेंसिंग हमने सीखनी भी है, छोटी क्लासेस में भी आपने की होगी। तो ये आपके पास कॉपर नाइट्रेट है, ये आपके पास कॉपर कार्बोनेट है, ये आपके पास कॉपर है, सब में कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड की है, ठीक है। अब इसमें जो है हमने ये जो आपके पास कॉपर ऑक्साइड निकला, हर में से जो कॉपर ऑक्साइड निकला उसमें से क्या किया, उसको रिड्यूस किया। रिड्यूस मतलब हाइड्रोजन उसमें जो है वो रिएक्शन किया। तो हाइड्रोजन जो है गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये जो है क्या करता है, इसको रिड्यूस का मतलब है इसकी ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। एनी रिएजेंट जो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसकी क्या होगी, इसकी रिडक्शन होगी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन इज नॉन एज अ रिडक्शन। ये हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे भी अच्छे से, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया कॉपर। तो यहाँ से मतलब ये किसी भी मेटल के ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन के साथ अगर कंबाइन करता है तो हमेशा वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, और H2O, ठीक है। तो ये जो वेट ऑफ कॉपर जो है जो बचा आपके इसमें हर केस में जो आपके पास जो इसमें भी सब में देखा कि आपको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, इस ऑक्साइड को भी किया, इस ऑक्साइड को भी, इसको भी ऑक्साइड को भी किया। तो वेट ऑफ कॉपर जो है वो जो ऑक्सीजन के जो सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड है उसको कैलकुलेट किया है ना। तो उसमें क्या देखा कि सभी सैंपल्स में कॉपर और ऑक्सीजन का जो वेट है दैट हैज़ बीन फाउंड टू बी सेम, सभी में सेम 4:1। तो मतलब सब में सेम जो है वो वेट पाया गया कि कितना अमाउंट ऑफ कॉपर इसमें निकला। सिमिलरली इसको हीट किया तो उसमें कितना को कॉपर अमाउंट निकला इसमें, तो उनका वेट देखा कितना वेट है। सिमिलरली आपके पास ऑक्सीजन कितनी निकली उसका वेट कर लिया, सबका रेशियो निकाला हर कंपाउंड का, तो जो है सब में क्या निकला, सेम निकला। अब बेटा जहाँ पे आपके पास किसी भी एक्सपेरिमेंट की किसी भी चीज़ की जहाँ पे जो है वो एडवांटेजेस होती हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हमेशा होती है। तो हम यहाँ पे करेंगे लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लिमिटेशन करेंगे। अब लिमिटेशन एक इसकी क्या है लिमिटेशन बेटा, कि हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं आइसोटोप? आइसोटोप्स आर दोज आइसोटोप्स ऑफ एनी कंपाउंड, मतलब किसी भी कंपाउंड के आइसोटोप्स आर दोज विच हैव सेम, अब पढ़ेंगे भी इसको हम, सेम एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो बट मास नंबर उनका जो है अलग हो जाता है। मतलब एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास नंबर उनका सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1H1 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिख रही हूँ, 1H2 1H3। तो ये यहाँ पे हम पैर में लिखते हैं बेटा, ये एटॉमिक नंबर होते हैं। जो हम इसके ऊपर लिख देते हैं सिर पे, ये होते हैं एटॉमिक मासेस। तो आप देखिए हाइड्रोजन का यहाँ भी 1 एटॉमिक मास है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। तो इसका मतलब क्या है, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। दीज आर द डिफरेंट दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। क्या हैं ये? दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स वट दे आर हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस एंड सेम एटॉमिक नंबर, तो उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आइसोटोप्स के केस में ये जो है लिमिटेशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो अगर आपके पास सपोज ये आइसोटोप जो है वो ये आइसोटोप जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जो है वो वाटर बनाता है, ठीक है ना, वाटर बनाता है। तो कितना हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 2, यहाँ पे ऑक्सीजन हाफ चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली ये वाला आइसोटोप भी ऑक्सीजन के साथ जो है वो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो ये वाटर जो है वो H2O फार्मूला हम सेम लिख देते हैं, या इसको हम D2O भी लिख देते हैं, हैवी वाटर बनता है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम इसमें इस हाइड्रोजन, अब ये 2 हाइड्रोजन कंबाइन करिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, बट इसका मास जो है वो 1 है, तो 2 का कितना हो गया 2। पर यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन कंबाइन करी, एक हाइड्रोजन का मास जो है वो 2 है, तो 2 का कितना हो गया 4। तो यहाँ पे रेशियो जो है वो गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो सिमिलरली आपने कार्बन का कर लीजिए। कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक है C12 और एक जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरा जो है C14। तो C14 जब दिस कार्बन इज कंबाइन विद ऑक्सीजन,
ठीक है ना। तो इसमें इसका जो आपके पास जो रेशो आएगा वो डिफरेंट आएगा, और जब ये जो कंबाइन करेगी तो इसका जो रेशो है डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कार्बन जो कंबाइन करी 12, और यहाँ पे आपके पास कितना आ गया रेशो 32, मतलब आपके पास ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना हो गया 32 आ गया, और एक कार्बन का जो है वो 12 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वो, यहाँ पे देखो कैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे तो एक कार्बन का एटॉमिक मास 14 है, तो दो का कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे आपके पास एक ही कार्बन है, सॉरी, तो 14 आ जाएगा। एक ही कार्बन है तो 14 आएगा, 14, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है 32 सेम है। तो यहाँ पे जो है रेशियो अलग आ रहा है, यहाँ पे रेशियो अलग आ रहा है। तो मतलब कि जो आपका जो लिमिटेशन है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन की, वो किस में है? एक तो ये दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड व्हेन the compound is obtained by using different isotopes of the elements. ओके, दूसरा बेटा आपके पास जो है वो कुछ कंपाउंड जो है वो सेम रेशियो में कंबाइन करते हैं, बट उनका जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास C2H5OH, यहाँ पे ये जो ये वाला कंपाउंड जो है वो डिफरेंट है, C2H5OH, है ना। और यहाँ पे जो है CH3OCH3, ये हमने एसीटोन लिया है, ये अल्कोहल है। अगर हम देखेंगे तो रेशो इनमें सब में सेम आएगा। कार्बन आपके पास 24 आ जाएगी, हाइड्रोजन आपके पास, हाइड्रोजन का रेशो 6 आ जाएगा, और ऑक्सीजन का रेशो जो है आपके पास 16 आ जाएगा। अगर इसको मैं थोड़ा इसमें कॉमन ले लूँ तो ये 12 आ गया, क्योंकि दो दो कॉमन लग रहा है, रेशो 3:8, इस रेशो में कंबाइन करा। बट दीज कंपाउंड्स आर डिफरेंट। तो ये ऐसा भी हो जाता है कि डिफरेंट कंपाउंड जो अगर हैं तो उनके भी जो है वो जो कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स में जो रेशियो है वो सेम हो सकता है। तो वो भी फर्स्ट आपका जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो है वो डज नॉट होल्ड गुड। ओके, और ये जो है द कंपाउंड्स विच आर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास, इनको हम बोलते हैं आइसोमर। और ये हम पढ़ेंगे उसमें, अभी आपको नहीं अगर याद करना है आइसोमर्स तो कोई बात नहीं, बट इसको जो है वो क्या डिटेल में हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। तो ये था बेटा आपके पास जो सेकंड लॉ था, दैट इज़ योर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है हम इकट्ठे करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स बाद में, ठीक है। तो थर्ड आपके पास लॉ है, बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जाता है, पढ़ने सारे ही लॉ हैं बेटा, ऐसा नहीं है। और एक लॉ पढ़ना है, उसको समझना है, और उसका आपको जो है वो न्यूमेरिकल भी आना चाहिए और उसका जो है वो एग्जाम्पल भी आना चाहिए। तो थर्ड लॉ है आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब क्या है ये लॉ? ये लॉ तो जो था वो डाल्टन ने दिया था। डाल्टन का नाम तो आपने सुना होगा, एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय डाल्टन। तो डाल्टन ने दिया था ये 1803। इसमें क्या है, इस लॉ में क्या है? इस लॉ में है, ये बोल रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं आपस में, और क्या करते हैं वो, ऐसे नहीं बोलेंगे, जब दो एलिमेंट, दो से ज़्यादा नहीं, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं दो से ज़्यादा कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो क्या होता है उसमें कि अगर हम जो एलिमेंट मासेस ऑफ वन, एक एलिमेंट का मास जो है, अगर उसको हम कंबाइन करते हैं फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, दो एलिमेंट है ना, एक का मास हमने फिक्स कर दिया और दूसरे के साथ जो उसको कंबाइन करा, तो एलिमेंट का जो मासेस हैं वो क्या करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो वियर करेंगे। सिंपल, पहले तो होल नंबर रेशियो पता होना चाहिए आपको क्या होता है। होल नंबर रेशियो मतलब फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ऐसे का 1:1, 1:2, 1:3 ऐसे रेशियो आएंगे, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और इसको हम आप एग्जाम्पल से करते हैं तो फिर आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके लिए बेटा हम एक में सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल है वो एक लेते हैं, और उसमें जो है वो छोटे छोटे एग्जाम्पल तो आपको फिर आप कर लोगे। यहाँ पे हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एटलीस्ट 5 कंपाउंड जो है वो बना रहा है, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा है आपके पास ऑक्सीजन। कौन है? एक नाइट्रोजन और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन, सो मेनी ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें से हमारे पास ये है आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है ये? नाइट्रस ऑक्साइड। ये अगला है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अगला है आपके पास N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड,
और उससे अगला आपके पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है बेटा, ये NO2 भी बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो इसमें 2 कॉमन आ गया तो NO2, बट ये क्योंकि डाइमर की फॉर्म में रहता है तो उसको N2O4 भी लिखते हैं। और थर्ड ऑक्साइड आ गया आपके पास N2O5। तो ये आपके पास क्या है, 2 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों आपस में कंबाइन किए हैं और नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए हैं। एक इसने नाइट्रस ऑक्साइड बना दिया, दूसरा आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। द थर्ड इसने नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बना दिया, टेट्रा ऑक्साइड बना दिया एंड पेंटाऑक्साइड बना दिया। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब दोनों में पहले तो इसमें जो है वो क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन इन एलिमेंट्स में कितना उसका जो है मास है ना, तो उसको हम नंबर ऑफ पार्ट्स बोल देंगे। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फुल लिखना है आपने, नाइट्रोजन, ठीक है। हम यहाँ नाइट्रोजन N2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम N2 की बात नहीं कर रहे हैं, हम नाइट्रोजन सिंगल की बात कर रहे हैं। अब देख लो यहाँ पे कितनी नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, तो 2 नाइट्रोजन है। अब उसका एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28। तो ये नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब इसमें मास ऑफ नाइट्रोजन जो है कितना है, तो उसको हम नंबर ऑफ पार्ट्स बोल देंगे, तो कितना है 28। अब इसमें एक ही नाइट्रोजन है तो उसका जो है एटॉमिक मास कितना है उसका 14। यहाँ पे कितना है 28, क्योंकि 2 ही हैं। यहाँ पे कितने हैं 28, अगले में भी कितना है 28, ठीक है बेटा। अब हम ऑक्सीजन का कर लेंगे सेम, तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन भी हमने फुल लिख देना है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का देखो कितना है, यहाँ पे जो है आपके पास कितनी ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ठीक है 16। यहाँ पे कितनी है, एक ही है, तो यहाँ भी कितना आ गया 16। यहाँ पे कितनी है ऑक्सीजन, 3 है, तो यहाँ पे कितना एटॉमिक मास आ जाएगा, एक का 16 है तो 3 का 48, और यहाँ पे 4 है तो 4 का आ गया 64, और यहाँ पे 5 है तो ये आ गया 80, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब हमने वही बोला, क्या पढ़ा हमने कि अच्छा पहले इसको कर लेते हैं फिर बताती हूँ। देखो इसी को समझा दूंगी कि कैसे हमने डेफिनेशन बोलनी है। डेफिनेशन मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही इंटरेस्टेड होती है और बहुत उसी में सब कुछ होता है, बट हमें समझ नहीं आती है। हम क्या करते हैं, डेफिनेशन को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से जो है वो ना डेफिनेशन याद रहती है प्रॉपरली, ना हमें कॉन्सेप्ट समझ आता है। अगर आप डेफिनेशन को ही समझो, कई बार नहीं आ पाती समझ प्रॉपरली, तो उसको एग्जाम्पल करके जो है वो समझ आ जाता है, राइट। तो आपके पास यहाँ पे हम करेंगे किसी एक का कितना नाइट्रोजन का हमने फिक्स कर दिया, तो क्या करेंगे फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन का फिक्स वेट कर दिया। अब हम यहाँ पे जो कैसे फिक्स करेंगे नाइट्रोजन का, जिसमें सबसे छोटा जिसमें एटॉमिक मास होगा, तो सबसे छोटा एटॉमिक मास कितना है नाइट्रोजन का 14, तो हम इसका फिक्स कर देंगे क्योंकि एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, इससे कम तो हम कर नहीं सकते। तो एटॉमिक मास करना फिक्स मतलब सभी का हम 14 कर देंगे, फिक्स कर दिया कि एक नाइट्रोजन, यहाँ तो देखो एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो दो मतलब यहाँ देखो पहले एक नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन किए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन किए, यहाँ 2 नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन कंबाइन करी है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के साथ 4 ऑक्सीजन हमने क्या करना है, अब कहीं 2 कंबाइन कर ऑक्सीजन कहीं एक कंबाइन करे कहीं 2, हमने क्या करना है नाइट्रोजन एक का एटॉमिक मास लेना है और उससे रिलेटेड जो है वो एक के साथ कितनी ऑक्सीजन कंबाइन करती है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया फिक्स कर दिया, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो सबका कितना हो जाएगा 14 फिक्स कर दिया हमने, एक एलिमेंट का एटॉमिक मास फिक्स कर दिया। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एक एटम का एटॉमिक मास को फिक्स कर देते हैं तो जो दूसरा एटम है उसको हम देखते हैं कि अगर एक के साथ कितनी ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, तो वो जो है दैट विल बियर द सिंपल होल नंबर रेशियो। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ पार्ट्स बाई वेट जरूर लगाना है क्योंकि हम मास की बात कर रहे हैं, बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद कितने से 14 ग्राम ऑफ, या 14 पार्ट्स भी कर सकते हो, 14 पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन लिख देना बेटा। यहाँ पे मेरे थोड़ा सा हो गया, तो कितना हो गया 14
पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन। मतलब आपने जो है वेट का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो बेटा, अब यहाँ चलो ये फिक्स कर दिया, यहाँ एक्चुअल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है कंबाइन करी हैं आपके पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पर अगर हम बोलते यहाँ तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है इनका मासेज है, पर हम क्या बोलते हैं कि अगर हमने एक नाइट्रोजन का देखते हैं कि एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इतना है, तो फिर इसके रिगार्डिंग जो है वो ऑक्सीजन कितनी कंबाइन करेगी, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे जो है आपके पास जो है वो अगर आपके पास ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन जो है वो कितनी है, जो है वो 14, मतलब 14 ग्राम है। तो यहाँ देखो आपके पास एक्चुअल में कितनी है नाइट्रोजन है 28। नाइट्रोजन 28 का क्या हुआ, यहाँ पे आधा हुआ, वही करें ना। तो इसका मतलब क्या है कि 28 का आधा किया तो हमें 16 का भी आधा करना पड़ेगा, तो मतलब 8। इसको अलग भाषा से हम करते हैं कि अगर 28 ग्राम ऑफ जो ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है कंबाइन कर रही है, ठीक है, कितनी, ऐसे कर सकते हैं हम 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 28। इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे करते हैं हम सिंपल, क्या कि आपके पास हमने ये तो अपनी मर्जी से फिक्स किया ना। अब इसमें जो है वो एक एक जो नाइट्रोजन हम एक लेते हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के साथ जो है वो एक ऑक्सीजन कंबाइन करिए। अब हमने यहाँ क्या किया, एक नाइट्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन कंबाइन करेगी। तो सिंपली जो इनके एटॉमिक मासेस हैं, यहाँ पे एटॉमिक मास 28 है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास हमने कितना लिया 14। क्या रिलेशन है आपस में, इसमें जो है वो 28 को अगर से हम जो 14 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आया आपके पास 2 आया। तो हमने जो है 2, मतलब सिंपल वे में 28 का आधा हुआ 14। तो आपके पास ऑक्सीजन, अगर नाइट्रोजन 14 रह गई तो आपके पास जो आपकी जो ऑक्सीजन है वो भी तो आधी रहेगी ना, तभी होगा ना। तो ये आपके पास 8 आ गया। सिमिलरली यहाँ देखो, अब 14 ग्राम आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे भी 14 ग्राम ही नाइट्रोजन है, तो मतलब सेम ही रही। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 16 ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आपके पास 14 है और आपके पास यहाँ पे जो है 14, तो यहाँ पे क्या हुआ 28 था नाइट्रोजन, यहाँ पे कितनी है 14, आधी। तो इसका भी हम क्या कर देंगे आधा। तो आधा कितना आ गया 2 और 4 आ गया, है ना। इसका आधा कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ भी आधा हुआ तो यहाँ का भी क्या कर देंगे आधा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 32 आ गया। इसका भी आधा कर देंगे तो 40 आ गया, ठीक है। मतलब हमने क्या किया कि एक जो कार्बन है, हमने एक एक कार्बन का मास लिया। तो एक एक अगर मतलब कार्बन नॉट कार्बन बेटा, एक एक नाइट्रोजन अगर हम लेते हैं तो उसके साथ कितनी ऑक्सीजन कंबाइन करती हैं, ये है ये हमने फिक्स कर दिया किसका, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। और उस एटॉमिक मास से रिलेटेड जो है कितना मास ऑफ ऑक्सीजन होगा वो ये आ गया। अब इसमें अगर हम देखते हैं बेटा तो इट बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। देखो इसको करेंगे 8:16:24:24:32:40। तो क्या हो गया 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 50। तो आया ना सिंपल होल नंबर रेशियो। तो क्या है अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, बोल रहा है कि जब 2 एटम्स कंबाइन करती हैं आपस में और बनाती हैं 2 से ज़्यादा कंपाउंड, ठीक है, 1 से ज़्यादा कर लो, 1 से ज़्यादा कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, बनाती हैं। तो हम अगर क्या करते हैं किसी एक के मास को फिक्स कर देते हैं, तो जो दूसरे के जो मासेस में जो रेशियो आएगा बोल रहा वो हमेशा कैसा होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। अब ये तो सबसे बड़ा एग्जांपल है। अब इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, और अगला एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन का, कार्बन एंड ऑक्सीजन ये ले लिया, ठीक है। अब कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन तो ये बनाती है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब 2 तरह के कंपाउंड बन जाते हैं इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कौन बनता है, हाफ करेंगे यहाँ बेटा, और दूसरा क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के 2 ऑक्साइड्स हैं, दैट इज़ योर कार्बन एंड योर ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन का कितना एटॉमिक मास है यहाँ पे 12, क्योंकि कार्बन जो है वो एक ही कार्बन है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास है 16।
ठीक है। और इसमें कितने हैं कार्बन का एटॉमिक मास 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 32, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किसी एक का फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ तो कार्बन का भी, इस कार्बन का भी 12 है, इसका भी 12 है, तो फिक्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा ना। तो ये यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास हमने जो है फिक्स कर दिया, 12 आ गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16 एंड 32, तो क्या हो गया 16 1 16 एंड 16 2 32, तो कितना आ गया 1:2 रेशो ऑक्सीजन का आ गया, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। इसी तरह से हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन का लेते हैं हम, कि आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करी, और हाइड्रोजन और कंबाइन करी ऑक्सीजन कंबाइन करी, और ये बना आपके पास H2O। फॉर्मूला इसको जरा बैलेंस जरूर कर लेना है हमने, तभी ठीक होगा। ये एक एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब ऑक्सीजन का फॉर्मूला तो ये होता है, बट हाइड्रोजन के लिए तो एक ही ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको ऐसे हाफ कर लेते हैं हम, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सिमिलरली आपके पास जो है अनदर, उसमें जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है, और ये बना देता है हाइड्रोजन पर। यहाँ पे कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर हियर, तो दोनों जो है। अब इस वाले में देखो कितनी हाइड्रोजन है, 2 ग्राम आ गया हाइड्रोजन का। यहाँ पे कितना पार्ट है बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन 2। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का 16 ग्राम है ना, 16 ग्राम। और यहाँ पे कितना है आपके पास, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। तो अब आपने जो है वो इसमें रेशो, यहाँ पे जो है वो 18 और यहाँ पे आ गया 32, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी सिंपल, हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो इन दोनों का रिलेशन आपके आपस में क्या रेशो आ जाएगा 16:32, तो कितना आ जाएगा 1:2। तो इस तरह से मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है आपस में कंबाइन करते हैं, दो कोई मतलब आपके जो एटम्स हैं अगर वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं और किसी एक का हम फिक्स कर देते हैं उन कंपाउंड में उनका जो मास, तो जो दूसरे का है दैट वीज अ सिंपल होल नंबर रेशो। क्योंकि इसमें जो है आपके पास वाटर बनाया और एक ने जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाया, तो दोनों का जो आपस में जो आपका जो रेशो आएगा ऑक्सीजन का और इसका, वो आएगा आपका सिंपल होल नंबर रेशो आएगा, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल किसी भी कंपाउंड का जो है ले सकते हैं जिसमें जो है वो मतलब कंपाउंड जो है वो डिफरेंट बने हो, ठीक है। अब हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में ऐसे नहीं आएगा पार्ट्स। यहाँ तो हमने जो है फॉर्मूले के मासेस निकाले, वहाँ आपको होएगा 1 ग्राम 2 ग्राम ऑफ ग्राम्स में दिया होगा, तो उसमें आपने जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम कर लेते हैं, और उसमें जो है वो हमारे पास जो है वो क्या लेते हैं कि कॉपर फॉर्म 2 ऑक्साइड्स, एक है आपके पास Cu2O और दूसरा है आपका, इसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड्स बोलेंगे इस वाले को। ये हुआ क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसमें 2 पॉजिटिव है, इसमें 1 पॉजिटिव है, तो ये है आपके पास क्यूप्रस ऑक्साइड और ये आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब क्या है कि 1 ग्राम ऑफ ईच ऑक्साइड, 1 ग्राम ऑफ इसका लिया 1 ग्राम ऑफ इसका लिया और हीट किया हाइड्रोजन में हीट किया, जैसे हमने वहाँ किया था हाइड्रोजन में हीट किया, तो दोनों जो ऑक्साइड जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे और इन्होंने दोनों ने क्या बनाया, मेटेलिक कॉपर, क्या बनाया, मेटेलिक कॉपर बनाया, ठीक है। और जो वेट जो कॉपर का जो हमने जो यहाँ के जो वेट जो कॉपर हमें जो ऑब्टेन्ड हुआ, इनको हमने क्या किया, वे करा, ठीक है। और इनका वे जो है वो जितना वेट था उसमें हमने 1 ग्राम ऑफ कॉपर के साथ कितनी ऑक्सीजन कंबाइन करी, ठीक है, वो हमने उनका रेशो निकाला, तो वो कैसा आया, सिंपल आया, ठीक है। और अभी नहीं, अगर आपको समझ आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, न्यूमेरिकल में मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम जो है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऑफ कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो लॉज आपके जो है लॉ सारे कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल्स हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। तो 4th लॉ है आपके पास बेटा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल ना, रेसिप्रोकल होता है उल्टा, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ इक्वलेंट प्रोपोर्शन, इक्वलेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब रेसिप्रोकल में क्या है, इसको जो है
डेफिनेशन को बताती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या बोल रहा है ये, कि जब दो कंपाउंड, दो एलिमेंट, पिछले वाले में भी हमने दो एलिमेंट की बात करी, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर, आपस में नहीं, वहाँ था आपस में कंबाइन करना, इसमें क्या है कि जब दो एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन करते हैं किसी थर्ड सिमिलर एलिमेंट के साथ, ठीक है, मतलब जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और ये दोनों किसी एक जैसे एलिमेंट के साथ, जैसे सल्फर के साथ कंबाइन करते हैं, तो हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ कंबाइन करके H2S बनाता है, और ऑक्सीजन जो है सल्फर के साथ कंबाइन करके जो है वो हम ऐसे लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो जैसे आपके पास दो दो एलिमेंट्स हैं लाइक योर सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो दोनों हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फिगर बनाती हूँ आपको, जैसे आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और दोनों ही सिमिलर एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं, और वो सिमिलर एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन ले लिया हमने, ठीक है, कौन ले लिया, हाइड्रोजन, और दोनों सेपरेटली कंबाइन करते हैं, ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है तो ये बनाता है H2S, ये इसके साथ कंबाइन बनाता है तो ये बनाता है H2O, दोनों में हाइड्रोजन का पार्ट जो है 2 है, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन है, और इसमें जो है वो सल्फर जो है 32 है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, एक ही सल्फर है, और इसका जो है वो 60 होता है ना। ये आ गया आपके पास कि जब दो एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन करते हैं थर्ड एलिमेंट के साथ, और है ना, तो उनका अगर हम रेशो, इनका हम क्या लें, अगर रेशो लेते हैं, जैसे इसका रेशो और इनका रेशो लेते हैं, तो और उसके बाद हम पीछे को मुड़ रहे हैं, अब हम इनका भी रेशो लेते हैं आपस में, मतलब इनका जो रेशो आया और इन दोनों का जो आपस में जो कंबाइन करने का रेशो है वो भी सिंपल होल नंबर रेशो होता है, और ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बना लेते हैं, ठीक है। तो कैसे, इसको देखो जरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके, फिर हम डेफिनेशन करेंगे बेटा, पहले आप इसको समझो, फिर हम इसकी जो है वो डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कि हाइड्रोजन जो है वो आपके पास इसके साथ जो है वो कितने, 2 हाइड्रोजन कंबाइन करी, और इसके साथ जो है वो 32 सल्फर के साथ कंबाइन करी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कंबाइन करी और 6 इसके साथ 16 जो है वो कंबाइन करी, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास अगर हम फिक्स कर लेते हैं तो हाइड्रोजन का मास तो फिक्स ही है, दो दो ही है दोनों में, तो इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, 32:16, 32:16, अगर आपको समझ आ रहा होगा, ये फिक्स हो गया, मतलब दोनों का। अगर हाइड्रोजन यहाँ अलग अलग फार्मूलाज में होती है, अलग अलग मासेस होते, तब हमें उन्हें फिक्स करना था, बट ये तो ऑलरेडी फिक्स है, तो मतलब इनका रेशो आपस में क्या आ गया, 32:16, और जो इन टर्न्स आ गया 2:1, ठीक है। अब जो है हमने बोला कि ये आपस में भी कंबाइन करके, जो एलिमेंट्स है आपस में कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में अगर इसका हम वो कर लें, क्या बोलते हैं उसको, रेशो लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का कितना है 32, और ऑक्सीजन का कितना हुआ 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 2 का जो है 32, तो ये आ गया 1:1, ठीक है। इस रेशो को और इस रेशो को, इन दोनों के रेशो का भी हम रेशो करें तो बोलता कैसा आता है, सिंपल, जैसे 2:1 रेशो 1/1, तो क्या आ गया, ए के साथ एक 1 ही है, तो क्या आ गया 2:1 रेशो, ठीक है। सिमिलरली अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है तो क्या रेशो आता, यहाँ तो 2:1 है, यहाँ पे क्या आता, 3 ऑक्सीजन का कितना जाता, 48, तो 32:48, तो इसका क्या आ गया 16, 16 2 32 एंड 16 3 48, ये तो 2:3, तो क्या रेशो आता है हमारे पास, इसका आया था 2:1, रेशो आपका 2:3, तो ये क्या आ गया, ये भी आपके पास 3:1 आया, तो भी आपके पास सिंपल होल नंबर रेशो आया, बट ये रेसिप्रोकल है, क्या मतलब, पिछले वाले में हमने क्या किया था कि एलिमेंट्स जो थे वो आपस में डिफरेंट, मतलब हमने पीछे किया था कि ये दो एलिमेंट्स थे, इन्होंने दो आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाए थे, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना, मल्टीपल प्रोपोर्शन में। वहाँ भी अगर हम इसका 32 कर लेते हैं, जैसे अगर हम मल्टीपल प्रोपोर्शन करते हैं इस वाले केस में, ठीक है, मल्टीपल, तो क्या था हमारे पास वहाँ क्या किए थे, सल्फर डाइऑक्साइड में 32:32, मतलब सल्फर का 32 है, ठीक है ना, तो इसका जो है वो 32 है, तो अगले में सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो था वो इसका 32 और इसका जो है 48, तो इन दोनों, इसका तो 32 फिक्स हो गया, ये था हमने कि ये फिक्स है, तो इन दोनों का रेशो आपस में निकालना है, तो 32:48, तो क्या आ गया था
2:3, ये भी सिंपल होल नंबर रेशो है। तो ये तो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस वाले केस में क्या है कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं और आपने डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए, उसमें जिस एलिमेंट के साथ वो कंबाइन कर रहे हैं उसका मास अगर हम फिक्स करते हैं और वो फिक्स है, और उन दोनों का आपस में रेशियो निकालते हैं, और उस रेशियो को हम रेशियो करते हैं जब वो आपस में कंबाइन करते हैं उसमें, तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। थोड़ा सा मतलब वो है, पर है ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है, ठीक है। तो देखो क्या बोलेंगे आप डेफिनेशन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। देखो फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से, ठीक है ना। द रेशियो इन विच दे डू सो, मतलब जो रेशियो इसमें जो इनका दोनों का जो रेशियो बना, जो रेशियो इन विच दे डू सो, जो इन्होंने रेशियो लिया 2:1 रेशियो आया, ठीक है। विल बी द सेम और सम, या तो सेम होगा मतलब या तो 2:1 आ जाएगा, या विल बी द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। तो मतलब या तो वो सेम आ जाएगा या सिंपल रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। तो हमारे पास एक का क्या आया था 2:1, दूसरा आया ये तो सिंपल आया, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ भी क्या आया, सिंपल आया। तो ये था आपके पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अगला हमारे पास है बेटा, मैंने बोला था आपके पास वहाँ फोर ही किए थे ना, यहाँ पे फिफ्थ लॉ भी है। ये जो 4 लॉज हैं ये हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास। सभी में हमने मासेस की बात की, किसकी बात की, मासेस की। तो ऑल 4 लॉज आर अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेस। अब जो फिफ्थ लॉ है हमारे पास, इसका नाम है गे लुजाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। यहाँ पे हमारे पास जो है वो वॉल्यूम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की। बहुत सिंपल, ठीक है। अब इसमें गे-लुजाक्स लॉ जो है ये क्या है कि जब आपके रिएक्टिंग स्पीसीज जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैसे हों, गैसेज हों, तो आपस में उनका कैसा होता है, जो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मास नहीं होगा, क्या होगा, बाय वॉल्यूम। अपने आपस में भी उनका बाय वॉल्यूम उनका सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के साथ भी उनका जो है सिंपल होल नंबर रेशियो आता है बाय वॉल्यूम। और कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी सेम। सभी केसेस में आपके पास जो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये आपस में कंबाइन करती है और ये बनाती है बेटा HCl गैस, ठीक है। अब इसमें पहले बैलेंसिंग देखनी है, बैलेंसिंग ये बैलेंस होगी, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर आपके पास रिएक्टिंग स्पीसीज जो हैं वो कैसी हैं, गैसेस हैं, तो वो आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो से कंबाइन करती हैं बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे देखना है, जो भी अगर गैसेस हैं, जो भी गैसेस आपस में कंबाइन कर रही हैं उनके आगे यहाँ पे ये जो हम इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज़ लगाते हैं, जैसे इसके आगे ये लगा दिया, इसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो इसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखने का मतलब है 1 वॉल्यूम। इसमें कितना लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब 1 वॉल्यूम। यहाँ पे कितना होगा, 2 वॉल्यूम। तो देखो आपस में इनका क्या 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 रेशो आया, 1:1। और ये भी अगर गैस है तो 1:2। तो सिंपल होल नंबर रेशो। दिस इज द गे-लुजाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या है गे-लुजाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब गैसेस रिएक्ट टुगेदर करती हैं और प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन, दे डू सो in simple ratio by volume to one another and to the volume of the product, provided all the gases are at the same temperature and pressure, ठीक है। तो ये था आपके पास गे-लुजाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो है एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको जो है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है 2H2 गैस है, गैस लिखना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे, और O2 गैस है, और ये बनाती है, आपको पता है पानी आपका लिक्विड भी बन सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो गैस भी बन सकती है। तो यहाँ हम गैस की बात करेंगे। वाटर कैसा है, गैस। बैलेंस करना है बेटा इसको। तो एक हाइड्रोजन है हमारे पास H2, आपके पास
H2 है तो यहाँ पे H2 है। ऑक्सीजन को हमने हाफ नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने वॉल्यूम दिखाना है तो हाफ वॉल्यूम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे फुल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ फुल है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। अब देखो इस हाइड्रोजन के आगे कितना लिखा हुआ है, 2, तो 2 वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे कितना लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो 1 वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे कितना लिखा है, 2 वॉल्यूम आ गया। तो अकॉर्डिंग टू गेज-जाक्स जब दो गैसेज आपस में कंबाइन करती हैं, है ना, एंड फॉर्म द प्रोडक्ट विच इज़ ऑल्सो इन द गैसियस फॉर्म, तो रेशियो लाइज बिटवीन दीज रिएक्टेंट्स एज वेल एज विद द प्रोडक्ट्स आर सिंपल होल नंबर रेशियो। तो कैसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपके पास 2:1:2, तो कोई मुश्किल तो नहीं है ना, सिंपल होल नंबर रेशियो। ऐसे तो नहीं आया 2, हाफ, 3/4, ऐसा कोई नहीं, सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। तो ये थे हमारे ऑल लॉज, होपफुली आपको समझ आए होंगे। इनको अच्छे से करना, हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। गुड बाय।